हे गाइस, मैं हूं के जेड और आप देख रहे हैं हमारा चैनल के जेड प्रोडक्शन सरफेस। फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड, यदि आप एक सीएससी संचालक हैं और सीएससी के अंदर फ्रेंड यदि आप अपना एक बैंक बीसी ओपन करना चाहते हैं, किसी भी बैंक का बीसी बनना चाहते हैं, तो फ्रेंड आपको पता होगा कि आपको आईबीपीएस का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2025 के अंदर फ्रेंड जो है हम यहाँ पर 300 क्वेश्चन का एमसीक्यू कराएंगे, पार्ट वाइज पार्ट। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट होगा। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट बना के रखा हुआ है, तो यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो कि 20 प्लस क्वेश्चंस का होगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। और 2025 के अंदर अगर फ्रेंड यही क्वेश्चंस आपको सीएससी के बैंक बीसी एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा फ्रेंड, तो आपको क्या करना है, इन सभी वीडियोज़ को कंटिन्यू देखना है। ठीक है, रिपीट करके देखना है। और यदि फ्रेंड आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए, यदि आप वीडियो नहीं देखना चाहते हो, डायरेक्ट पीडीएफ से आप तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो बैंक बीसी का, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करिए। ठीक है, या फिर हमारा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप जो है हमें एक सहयोग राशि 50 रुपये का देकर भी आप हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, आपको ये पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर फ्रेंड 20 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, जो पार्ट 1 था। यहाँ पर जो है मैं पार्ट 2 कराने वाला हूँ, जो 20 क्वेश्चंस का होगा। इसका अच्छा खासा, यदि आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है तो और भी पार्ट वाइज पास वीडियोस बनने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पार्ट 2 की। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए चालू खाते के लिए लागू ब्याज दर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है कोई ब्याज दर नहीं है, बी ऑप्शन है 3.5, सी ऑप्शन है 4.5 और डी ऑप्शन है यहाँ पर 5%। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड चालू खाता के लिए यहाँ पर कोई ब्याज दर नहीं होता है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। तो ए के ऊपर आपको टिक लगाना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर दूसरे नंबर का, एक ग्राहक जिसने अन्य बैंक से ऋण लिया हुआ है चालू खाते खोलने के लिए अनुरोध करता है, क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए ए ऑप्शन दिया हुआ है उसके खाते खोलें। ठीक है, बी ऑप्शन है अपना खाता खोलने से इनकार कर दिए। ठीक है, ग है दूसरे बैंक से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही आप अपना खाता खोलें। ठीक है, डी ऑप्शन है दूसरे बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद अपना खाता खोलें। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ए वाला डी वाला ऑप्शन जिसका राइट होगा, तो डी वाले ऑप्शंस के ऊपर आप टिक लगाएंगे। ठीक है, अनापत्ति प्रमाण पत्र बनाने के बाद ही आप खाता खोल सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड यहाँ पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो है पार्ट 2 का, बचत बैंक खाते में लेन देन की संख्या की सीमा। तो जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें लेन देन की सीमा क्या है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड कोई सीमा नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन है जमा पर कोई प्रतिबंध नहीं है, और सी है बैंक निकासी की संख्या को सीमित कर सकता है, और डी ऑप्शन है फ्रेंड बी और सी दोनों, मतलब ए वाला ऑप्शन भी ए वाला ऑप्शन दोनों सही होगा। इसका राइट आंसर होगा डी वाला, ये मतलब बी और सी दोनों ऑप्शन सही होंगे। क्योंकि फ्रेंड आपको पता होगा कि सेविंग अकाउंट के अंदर आपको जमा करने में आप कितने भी बार भी आप अमाउंट जमा कर सकते हैं, आज कल परसों कितने भी अमाउंट जमा कर सकते हो। लेकिन आप जब ट्रांजेक्शन्स करोगे, मीन्स कि आप पैसा निकालोगे, तो सेविंग अकाउंट के अंदर जो है एक लिमिटेशन होती है कि आप महीने में सिर्फ 3 बार या 4 बार या 5 बार ही सेविंग अकाउंट के अंदर आप निकाल सकते हो। लेकिन करंट अकाउंट में ऐसा नहीं है, करंट अकाउंट में कोई लिमिट नहीं होता है, आप जितना भी पैसा जमा कर सकते हो, जब भी, एक दिन में कितने बार भी, या एक सप्ते में कितने बार भी, एक साल में कितने बार भी, और आप निकाल भी कितने बार भी सकते हो। ठीक है, ये आपका सेविंग, ये आपका करंट अकाउंट का हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड यहाँ पर देखिए BSBDA का फुल फॉर्म क्या है, देखिए पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, याद रखिएगा BSBDA का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ, ए ऑप्शन दिया हुआ है बेसिक सिंपल बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बी ऑप्शन है देखिए बेसिक सिंपल बैंक डिमांड अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सी मूल बचत बैंक जमा खाता। ठीक है, और डी ऑप्शन है बैंक बचत, और देखिए बैंक बचत और बैंक यहाँ पर जमा खाता। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड, सी वाला ऑप्शन होगा देखिए मूल बचत बैंक जमा खाता। यदि इसको आप ऐसे हिंदी टर्म में समझने की कोशिश करेंगे तो इसका जो मूल का फुल फॉर्म होता है बेसिक। ठीक है, तो बी का देखिए बी का बेसिक्स हो जाएगा, यस का आपके पास सेविंग हो जाएगा, बी का आपके पास बैंक हो जाएगा, डी का आपके पास डिपॉजिट हो जाएगा, और ए का आपका पास अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप वैसे हिंदी में समझेंगे तो बेसिक सेविंग बैंक
डिपॉजिट अकाउंट कहलाएगा। और यदि आप ऐसे बात करेंगे तो मूल बचत बैंक जमा खाता में आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसके ऊपर आप टिक लगाएंगे, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड 5वां नंबर का क्वेश्चन है पार्ट 2 का, BSBDA। ठीक है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में आवश्यक न्यूनतम शेष राशि है। ठीक है, तो इसमें कितना न्यूनतम शेष राशि होता है, तो ए ऑप्शन है कोई न्यूनतम शेष राशि नहीं है, बी ऑप्शन है देख सकते हैं 500 रुपये, सी ऑप्शन है 1000 रुपये और डी ऑप्शन है 5000 रुपये। तो इसमें फ्रेंड जो है इसका बेसिक जो न्यूनतम शेष राशि होता है कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी न्यूनतम राशि आपको यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। 6 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए एक खाता धारक को एटीएम निकासी सहित एक महीने में बीडीएस से अधिकतम डैश निकासी की अनुमति दी जाती है। तो जो आपका बीडीएस अकाउंट होता है फ्रेंड, उसमें एक महीने में कितने आप निकासी कर सकते हो, मतलब कितने बार पैसा निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है कोई सीमा नहीं है, बी ऑप्शन है प्रति माह 4 निकासी, सी ऑप्शन है प्रति माह 10 निकासी और डी ऑप्शन है प्रति माह 25 निकासी। तो आप जो बीडीएस अकाउंट होगा, ठीक है, बेसिक सिंपली तरीके से जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होता है, उसके अंदर आप एक महीने में जो है 4 बार ही पैसा निकाल सकते हो। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड देखिए यहाँ 7वां नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, BSBDA खाते से राशि निकालने के लिए बैंक कब चार्ज कर सकता है। ठीक है, मतलब बैंक कब चार्ज करेगा, यदि मतलब जो BDS अकाउंट के अंदर आप पैसा निकालेंगे फ्रेंड, तो बैंक कब चार्ज करेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर दिया हुआ है ए ऑप्शन देखिए, एक दिन में 2 निकासी के बाद, ठीक है, एक सप्ताह में 4 निकासी के बाद, या फिर एक महीने में 4 निकासी के बाद। और डी ऑप्शन आप देख सकते हैं BDS खाते पर निकासी प्रतिबंध हटा दिया गया है, अब सभी निकासी अब मुक्त है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है फ्रेंड कि जो BDS अकाउंट होता है उसमें आप एक महीना में 4 बार ही पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, और 4 बार से पैसा चाहे वो आप एक दिन में निकालो चाहे वो 15 दिन में निकालो, बस आप एक महीने के अंदर 4 बार ही निकाल सकते हो। और 4 बार के अंदर आप एक महीने के 4 बार से ज़्यादा निकालने की कोशिश करोगे तो 4 बार तक तो आपका फ्री होगा, और 4 बार के बाद आपके पास जो है कि बैंक आपका चार्ज काटेगी जो BDS अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी वाला, एक महीने में 4 निकासी के बाद। ठीक, इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो है 28 नंबर का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, या इस वीडियो का 8 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूनतम अवधि जिसके लिए एक साध्विक जमा स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, न्यूनतम अवधि जिसके लिए एक साध्विक जमा स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है कोई निचली सीमा नहीं है। ठीक है, बी है 3 महीने में, सी है 7 दिन में और डी है 15 दिन में। तो इसका जो न्यूनतम अवधि है फ्रेंड साध्विक जमा खाता के लिए वो आपका 7 दिन है। तो 7 दिन जहाँ मिले आपको टिक लगा देना है इसके ऊपर। इसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक, तो 9वां क्वेश्चन क्या है, अधिकतम अवधि जिसके लिए साध्विक जमा स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, न्यूनतम अवधि आपको पता था, न्यूनतम अवधि के लिए साध्विक स्वीकार कब तक किया जाएगा, 7 दिन के लिए। तो अधिकतम अवधि जिसके लिए साध्विक जमा स्वीकार किया जा सकता है, तो ए है कोई ऊपरी सीमा नहीं है, बी है 10 साल, सी है 25 साल और डी है 24 साल। तो इसका राइट आंसर होगा 10 साल। ठीक है, 10 साल के ऊपर आप क्लिक करोगे 10 साल वाले ऑप्शन पे। ठीक है, अधिकतम अवधि कितना है आपके पास, 10 साल है, और न्यूनतम अवधि आपके पास 7 दिन है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन है, यदि व्यक्तिगत बैंक DICGC के साथ पंजीकृत है तो बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता को रुपए तक का बीमा किया जाता है। ठीक है, उसके द्वारा धारित मूलधन और ब्याज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड ए ऑप्शन है 10 लाख रुपये, बी ऑप्शन है 5 लाख रुपये, सी है यहाँ पर देख सकते हैं 50 लाख रुपये, और यहाँ पर फ्रेंड डी ऑप्शन है 1 लाख रुपये। तो 1 लाख रुपये फ्रेंड इसके लिए जो होगा राइट आंसर होगा, तो 1 लाख रुपये के ऊपर आपको टिक लगाना है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड देखिए आपके पास 11 नंबर का क्वेश्चन है, DICGC को भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम की लागत का भुगतान द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आप जो DICGC को जो भुगतान करेंगे, जो प्रीमियम का भुगतान करेंगे, उसका लागत का भुगतान आप किसके द्वारा करेंगे। ठीक है, क्या है आपके पास ऑप्शन, तो ए है बैंक के द्वारा, बी है जमाकर्ता के द्वारा और सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन है फ्रेंड बैंक के द्वारा आप यहाँ पर भुगतान करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर है देखिए
स्विफ्ट, ठीक है। स्विफ्ट का अर्थ क्या है, तो इस चीज़ को आप समझिएगा, ठीक है। तो देखिए स्विफ्ट का जो फुल फॉर्म है वही बताया जा रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन है सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। स्विफ्ट का जो स्विफ्ट होता है, पता होगा कि आपको जो स्विफ्ट कोड होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जब आप जैसे कि यूट्यूब का कोई पेमेंट मंगाना हो या फिर फॉरेन ट्रांजेक्शन से कोई पेमेंट मंगाना होता है, तो हर बैंक का एक स्विफ्ट कोड होता है, ठीक है। हर बैंक का नहीं, हर ब्रांच का कोई स्विफ्ट कोड नहीं होता। हर एक बैंक का एक जो केंद्रीय बैंक होगा आपका, जिस भी बैंक का, जैसे IDBI बैंक का हो गया, तो उसका एक रायपुर के अंदर यदि आप हैं तो रायपुर में एक ब्रांच होगा स्विफ्ट कोड, तो वहाँ उसका स्विफ्ट कोड होगा। तो आपको जब भी आप उस स्विफ्ट कोड आप डालेंगे तभी आपका जो फंड है रायपुर तक पहुँचेगा और वही कन्वर्ट होगा आपके जो डॉलर में जो आ रहे हैं पैसा, वो कन्वर्ट होगा आपके रुपीज़ के अंदर, ठीक है। तो स्विफ्ट कोड मेन है, तो स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म ए वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। बाकी और भी ऑप्शन है, उनको आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसका जो मेन ऑप्शन है सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस के ऊपर आप टिक लगाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 13वां नंबर का क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। 13वां नंबर का क्वेश्चन है RTGS का अर्थ क्या है, ठीक है। RTGS का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है माल और सेवाओं के लिए प्रेषण, बी है रियल टाइम सकल निपटान, और डी है माल एवं सेवाओं का वास्तविक हस्ताक्षरण, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, यहाँ पर देखिएगा रियल टाइम सकल निपटान के ऊपर आपको टिक लगाना है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड। यहाँ RTGS, ठीक है, RTGS के माध्यम से अधिकतम कितनी राशि हस्ताक्षरित की जा सकती है? फ्रेंड देखे होंगे आप जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह करते होंगे तो RTGS का भी ऑप्शन मिलता होगा, निफ्टी का भी आपको ऑप्शन मिलता होगा। तो RTGS के माध्यम से अधिकतम कितने राशि हस्ताक्षरित की जा सकती है, ठीक है। मतलब आप कितने ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। ए ऑप्शन है 10 लाख रुपए, बी है 25 लाख रुपए, सी है फ्रेंड यहाँ पर 1 करोड़ रुपए, और डी है कोई सीमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन। मतलब कि जो RTGS वगैरह का जो मेथड का या मोड का उपयोग तब किया जाता है जब मैक्सिमम अमाउंट, जब आपको लिमिट नहीं होता है, मतलब कोई सीमा नहीं है, उतना अमाउंट आप इसके अंदर ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं RTGS के अंदर, ठीक है। तो इसकी कोई सीमा नहीं होती है, याद रखिएगा। बाकी बहुत सारे मोड में आपको एक सीमा होती है, जैसे कि निफ्टी वगैरह है, उसके अंदर आपको सीमा होती है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो है 15 नंबर का क्वेश्चन है RTGS के माध्यम से न्यूनतम कितनी राशि हस्तांतरित की जा सकती है? ऑप्शन है फ्रेंड 1 लाख रुपए, ऑप्शन है 25,000 रुपये, सी ऑप्शन है 2 लाख रुपए, या फिर डी ऑप्शन है देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए इन कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड जो न्यूनतम राशि है वो आप 2 लाख रुपए ही आप सेंड करेंगे, ठीक है। उससे नीचे आप नहीं कर सकते। मतलब जो RTGS मेथड का जो उपयोग है पैसा ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, वो बड़े बड़े अमाउंट के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब आप न्यूनतम 2 लाख रुपये तक कर सकते हैं और अधिकतम में आपकी उसकी कोई सीमा नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो RTGS का मेथड का जो मोड है उसको काफ़ी हाईली के लिए किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो न्यूनतम 2 लाख रुपये और अधिकतम कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप टिक लगाएंगे। इसके बाद 16वां नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए NEFT, ठीक है। NEFT अभी जो बात कर रहा था, NEFT का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ए ऑप्शन मिलेगा आपको नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। इसके बाद आपको बी ऑप्शन मिलेगा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय लेन देन, फिर सी ऑप्शन है वित्तीय लेन देन के सांकेतिक समतुल्य, और डी ऑप्शन है समकालीन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो इसका जो राइट आंसर होगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के ऊपर आप टिक लगाएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन आपको याद रखना है। क्या होता है निफ्ट का फुल फॉर्म? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रहता है, और फ्रेंड काफ़ी मतलब फ्रीली आप इसमें जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद 37 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, मतलब 37 नंबर का क्वेश्चन या फिर 17 नंबर का क्वेश्चन बोल सकते हैं इस पार्ट का, कि IFS का अर्थ क्या है, इस चीज़ को आप देखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कोड, बी ऑप्शन है भारतीय वित्तीय मानक कंपनी, सी ऑप्शन है भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड, और डी ऑप्शन है भारतीय वित्त पोषित सुरक्षा मामले, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड के ऊपर आप यहाँ पर टिक लगाएंगे। सी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। 18वां नंबर का क्वेश्चन है, यदि RTGS के तहत प्राप्त धन किसी भी कारण से जमा नहीं किया जा सकता तो प्राप्त करने वाले बैंक को धन भेजने वाले बैंक को की अवधि के भीतर वापस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को समझिए फ्रेंड, यदि आप RTGS के माध्यम से
कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या किसी को फंड भेज रहे हैं, ठीक है, आरटीजीएस मेथड से यदि आप किसी को कोई फंड भेज रहे हैं, जैसे कि आप 5 लाख रुपए फंड भेज रहे हैं और किसी कारण से यदि इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से या फिर सर्वर प्रॉब्लम की वजह से यदि बैंक मतलब बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है और बैंक जो फंड है वो ट्रांसफ़र यदि नहीं हो पाता है जिसको आप ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, ठीक है, तो बैंक जो है जो सोर्स बैंक है उस तक फंड कब तक पहुंचेगा, मतलब जो बैंक बीच में यदि पैसा कट गया है, ठीक है, यदि 5 लाख रुपए आप भेज रहे हैं, बीच में पैसा कट गया है, तो बैंक जो सोर्स अकाउंट है उस तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, मतलब कितना टाइम पे वो रिवर्स हो जाएगा वो पैसा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 24 घंटा, बी है 2 दिन और सी है देख सकते हैं 12 घंटे और डी ऑप्शन है 2 घंटे, मतलब कि 2 घंटे के अंदर जो सोर्स अकाउंट है जहाँ से फंड जाने वाला था वो फंड रिवर्स हो जाएगा फिर से उसी अकाउंट में, ठीक है, मतलब कि काफ़ी फास्ट है, 2 घंटे के अंदर ही ये फंड रिवर्स हो जाएगा आरटीजीएस मेथड के थ्रू, ठीक है। अब बात करते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं IMPS, ठीक है, मतलब IMPS, ठीक है, याद रखिएगा IMPS, ठीक है, IMPS धन के तत्काल हस्ताक्षर की पेशकश करता है और सुविधा उपलब्ध कराती है। जो IMPS के थ्रू आपको पता होगा कि एक होता है आपके पास निफ्ट, ठीक है, याद रखिएगा निफ्ट होता है, एक होता है आपके पास आरटीजीएस आप मेथड देखे होंगे, ये सब चीज़ें बहुत सारे मेथड्स, ठीक है, बैंक में आपको जब आप इसीलिए तो IBPO का एग्ज़ाम कराया जा रहा था कि आप ये सब चीज़ों को समझे। तो जो IMPS का जो मेथड होता है फ्रेंड, उसके अंदर जब आप मतलब इमरजेंसी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसकी सुविधा कब तक उपलब्ध रहती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, देखिए फ्रेंड 24 घंटे 1 दिन, ठीक है, बी ऑप्शन है बैंकिंग घंटों के दौरान, ठीक है, सी ऑप्शन है बैंकिंग घंटे के बाद या फिर डी ऑप्शन है बैंकिंग के लिए कार्य दिवसों के दौरान। तो यहाँ पर जो है जो IMPS का जो फैसिलिटी है सर्विसेज है वो आपको 24 घंटे मिलेगा एक दिन के अंदर, समझ, मतलब 24 घंटे भी मतलब इसका काम आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड 40 नंबर क्वेश्चन या फिर इस वीडियो का 20वां क्वेश्चन, ठीक है, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए जो है IEPS वितरण प्रणाली किए बिना फंड ट्रांसफ़र को सक्षम बनाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो APS के माध्यम से फ्रेंड जो है कि बिना फंड ट्रांसफ़र को सक्षम बनाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, एक बैंक खाता, ठीक है, बी है आधार संख्या, सी है KYC और डी है फ्रेंड यहाँ पर मोबाइल नंबर। तो देखिए फ्रेंड जो APS का जो फंड तक भेजने का तरीका है फ्रेंड, आपको पता होगा कि इसमें आधार नंबर से फंड भेजा जाता है। तो आधार तो इम्पोर्टेंट है, तो किसके बिना फंड ट्रांसफ़र को सक्षम बनाता है, मतलब किस चीज़ को जो APS के थ्रू जो फंड हम लोग भेजेंगे तो इसमें किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी बात कर रहा है। तो देखिए आधार की तो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है, KYC तो ऑलरेडी रहता है आपको पता होगा, ठीक है, और मोबाइल नंबर भी फंड ट्रांसफ़र के समय डाला जाता है, जैसे DigiPay में आप फंड ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, DigiPay से पैसा सेंड करेंगे तो आधार नंबर डालेंगे, KYC तो ऑलरेडी रहता है और आपका मोबाइल नंबर डालता है। तो वहाँ पर क्या चीज़ नहीं डालता है, सिर्फ बैंक का अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा, एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है APS सर्विस को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने पार्ट 2 बता दिया, पूरा 20 क्वेश्चन आपको बता दिया फ्रेंड, ठीक है, और इसी टाइप से हम लोग वीडियोस लेके आते रहेंगे पार्ट वाइज पार्ट। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमें 50 रुपये देकर हमारे जो व्हाट्सअप ग्रुप है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे भी आप ले सकते हैं, या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे। आपको यहाँ पर 50 रुपये शुल्क देना पड़ेगा, इसके बाद हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे और यही क्वेश्चन आपके IBPO के एग्ज़ाम में आएंगे। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।